Hello everyone, welcome to DSS online classes. Today we will be discuss the NCERT class 9th economics chapter 1st, the story of village Palampur. In this video we cover our next topic and that is farming in Palampur. So students, let's start the topic. Farming in Palampur. First topic is land is fixed. Students, farming is the main production activity in rural India. More than 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farm. लास्ट टॉपिक में हमने प्रोडक्शन को डिस्कस किया था और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर्स को भी डिस्कस किया था. इस टॉपिक में हम फार्मिंग इन पालमपुर को डिस्कस करेंगे कि जो फार्मिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को यूज़ किया जाता है वो वर्क कैसे करते हैं. तो फर्स्ट है लैंड. लैंड के लिए हमने पढ़ा था कि लैंड जो है वो एक फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो फिक्स्ड होता है, उसको डिक्रीज़ और इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता. तो अब उसमें प्रोडक्शन किस तरह से करते हैं और कैसे उस प्रोडक्शन को हम ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. रूरल इंडियाज़ में जो है फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी के तौर पे जानी जाती है या की जाती है, प्रैक्टिस में है. 75% लोग जो है वो फार्मिंग पे ही डिपेंड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो फार्मर्स हैं या फार्म लेबरर्स हैं, दोनों ही तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट होते हैं फार्म पर. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. लेकिन जब हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड जो है वो फिक्स्ड है. Since 1960 in most of rural India there has been no expansion in land area under cultivation. Some of the wastelands in the village has been converted to cultivable land. अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं अपने इस प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी वेस्ट लैंड है उनको कल्टिवेबल लैंड में चेंज कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा जो है और भी दूसरी बहुत सारी एक्सरसाइजेज या प्रैक्टिसेस हैं जिनको हम कर सकते हैं. सो देन हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन. तो हम अब ये क्या मान के चलते हैं कि जो कल्टिवेबल लैंड है जो इंक्रीज़ नहीं हो सकता तो उसमें प्रोडक्टिविटी भी उसकी इंक्रीज़ नहीं हो सकती, उसमें प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ाया जा सकता. क्या ऐसा सोच सकते हैं? नहीं. तो देन हाउ टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन. हम प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं. प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए सबसे पहले जब हम फार्मिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट जो टॉपिक उसमें देखते हैं वो है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग. जब हमें पता है कि हमारा जो लैंड है वो फिक्स है, वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस करते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग. एक ही लैंड के ऊपर कई सारी क्रॉप्स का जो है प्रोडक्शन करके हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन Kharif farmers can grow jowar and bajra. These plants can be used as cattle feeds. It can be followed by cultivation of potato between October and December. तो जब हम खरीफ क्रॉप्स की बात करते हैं या रेनी सीजन की बात करते हैं तो उस टाइम पर जो मेन क्रॉप्स होते हैं वो आपके ज्वार बाजरा होते हैं जो कैटल्स के लिए यूज़ करते हैं, एज अ फॉडर यूज़ किया जाता है. और उसको पहले तो ये काम किया जा सकता है. दूसरा, इन विंटर सीजन फार्मर्स कैन ग्रो वीट, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड. दिस क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन एज वेल एज फॉर द मार्केट. दूसरा जो है विंटर में जब रबी क्रॉप्स का सीज़न होता है तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक साथ दो क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे वीट के साथ पीज का, ग्राम का, मस्टर्ड का. इस तरह के मल्टीपल क्रॉपिंग जो है की जा सकती है. For example, farmers sell the surplus wheat to the private traders as well as to the government agencies like Food Corporation of India. अब ये जो प्रोडक्शन है वो सेल्फ कंजम्पशंस के लिए भी हो सकता है और मार्केट में सेल करने के लिए भी हो सकता है. अब जो फार्मर्स के पास जो सरप्लस बचता है, जो अधिक बच जाता है, चाहे वो वीट है, चाहे वो पीज़ है, ग्राम है, मस्टर्ड है, वो प्राइवेट ट्रेडर्स को भी बेच सकते हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज़ को भी बेच सकते हैं या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी दे सकते हैं. Some farmer also grow sugar cane in its raw form is sold to sugar mills which are run by cooperatives. बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं जो शुगर मिल्स
में देते हैं जहाँ पे शुगर बनाया जाता है, और या फिर कॉपरेटिव्स में बेच देते हैं। द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन विच बीइंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, वो ये मल्टीपल क्रॉपिंग है, एक साथ एक ही सीज़न में 3-4 तरह के क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, चाहे वो वीट हो गया, पी हो गया, ग्राम मस्टर्ड हो गया, या फिर शुगर केन हो गया। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, अब ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको वेल डेवलप किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया गया है, उसको और अच्छा बेहतर बनाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। इरीगेशन सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले क्या होता था? पहले पर्शियन व्हील्स जो एनिमल्स के थ्रू चला जाता था, वो आप लोगों ने देखा होगा। पर्शियन व्हील क्लास 6-7 में भी पढ़ाया गया है पर्शियन व्हील के बारे में। वो पहले जो है पर्शियन व्हील्स जो चलाते थे वो एनिमल्स के थ्रू चलाए जाते थे, वर रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न ट्यूबवेल्स, जिन्हें अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो है मॉडर्न ट्यूबवेल्स से रिप्लेस कर दिया गया। मॉडर्न ट्यूबवेल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाई जाती हैं और वो उनसे बेटर वर्क करती हैं, कम समय में ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं या ज़्यादा काम करती हैं। द मॉडर्न ट्यूबवेल्स कैन इरीगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। तो मॉडर्न जो ट्यूबवेल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलाए जाते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लैंड एरिया को इफ़ेक्ट करते हैं या उसमें अपनी इरीगेट करने का काम करते हैं। Electricity has also played an important role in the modernization of agriculture as farmers started using thresher and other machines. इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फार्मिंग के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर, जहाँ पे बहुत सी मशीनें हैं, जो नई मशीनरीज और टूल्स यूज़ की जाने लगी हैं, जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है एग्रीकल्चर का, उसमें जैसे थ्रेशर जैसी मशीनें हैं, ट्यूबवेल्स हैं, और दूसरी जो मशीनरीज़ हैं उनको चलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न इनपुट्स। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मॉडर्न इनपुट्स का क्या रोल है? ये मॉडर्न इनपुट्स जो हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द अदर वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन इज़ टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Till the mid-1960s, the seed used in cultivation were traditional ones with relatively low yield. पहले क्या होता था? जब जो प्रिवेंटिव टेक्निक से क्रॉपिंग की जाती थी या फार्मिंग की जाती थी, तो वहाँ पर जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन होता था 1960s के से पहले या उसके आसपास जो है, तो उस समय क्या होता था? जो भी ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती थी उसमें वही सीड्स यूज़ किए जाते थे और उसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आता था या नहीं देखने को मिलता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरीगेशन. फार्मर्स यूज़ काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज अ फर्टिलाइज़र. अब जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी वहाँ पे या ट्रेडिशनल सीड्स जो थे उन्हें ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मैन्योर वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं यूज़ किए जाते थे. ऑल दीज वर रेडिली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम. तो ये सब चीज़ें जो है फार्मर्स के पास अवेलेबल होती थी, उन्हें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds, HYVs seeds. तो हम जब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की या 1960 के लास्ट में या बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंट्रोड्यूस हुआ तो फार्मर्स के लिए एक तरह का ये बूम था. बूम का मतलब कि इस समय क्या चीज़ें यूज़ की जाने लगी? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ये सीड्स की क्वालिटी या खासियत क्या थी कि इनका जो है प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा आता था. Compared to the traditional seeds, the HYV seeds produced much greater amount of grains in a single plant. जो HYV सीड्स होते थे वो ट्रेडिशनल सीड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्शन देते थे या एक सिंगल प्लांट में जो है ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन प्रोड्यूस करते थे. एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस फॉर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ फूड ग्रेन देन was possible earlier. HYV seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. अब जब हम बात करते हैं तो HYV सीड्स को यूज़ किया जाने लगा. इसके अलावा जो पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की बात सोची जाने लगी. इसमें केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन टेक्निक्स का इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा
बूम में प्रोडक्शन में बूम आया है या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है. हायर yields is possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticide, etc. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. जब हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की तो सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले उसे ट्राई किया गया था, या इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड को सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों में ट्राई किया गया था. और यहाँ पर देखा गया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखा गया था, और स्पेशली वीट और राइस के ये जो क्रॉप्स थे इनमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखा गया था. इसमें प्रोडक्शन जो है बहुत इंक्रीज़ हुआ था. और ये हाई यील्ड पॉसिबिलिटीज़ कैसे थी? ये कॉम्बिनेशन था HYV सीड, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का. तो इनको यूज़ करके या इस मॉडर्न मेथड को यूज़ करके जो है प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था. मैनी ऑफ देम ब्रॉट फ्रॉम मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर एंड थ्रेसर विच मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर. इसके अलावा जो है बहुत सारे जो फार्मर्स थे, जो रिच फार्मर्स थे, उनके पास ट्रैक्टर्स थे, थ्रेसर्स थे, तो जिसकी वजह से प्लकिंग और हार्वेस्टिंग दोनों का ही काम जो है वो आसान हो गया, easy हो गया. Due to all this production increased many folds, especially in case of wheat and rice. This tremendous increase in production of wheat and rice was termed as green revolution. और यही जो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था या बहुत ज़्यादा बढ़त देखी गई थी, इसे ही हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. The yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With the HYV seeds the yield went up to 3200 kg per hectare. और ये चेंज कितना आया था या ये कितना इंक्रीज़ हुआ था? पहले जो प्रोडक्शन होता था ट्रेडिशनल टेक्निक से या ट्रेडिशनल वेराइटीज़ ऑफ सीड्स से, तो 1300 kg पर हेक्टेयर पे होता था. HYV से जो ये चेंज आया था वो कितना हुआ था? 3200 kg. आप देख रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. There was a large increase in the production of wheat and rice. Farmer now had great amounts of surplus wheat to sell in the market. अब जब ये इस तरह का चेंज आया था या मॉडर्न टेक्निक यूज़ करने की वजह से या मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करने की वजह से ये जो इंक्रीज़ हुआ था, इसमें क्या हुआ कि फार्मर्स जो हैं वो अपने सेल्फ कंजम्पशन के अलावा उनके पास जो सरप्लस बच रहा था वो बहुत ज़्यादा बच रहा था, और उसे वो ईज़िली मार्केट में सेल कर पा रहे थे. तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, उनको हम समझेंगे. सो स्टूडेंट, so at the end of the topic, thank you so much for watching the video. Have a great day. Take care. Bye.